हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम अगेन। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर दोबारा से आप लोगों की प्यारी सी मैथ्स की क्लास में। और आज हम करने वाले हैं रेशो प्रपोर्शन के बाद, पार्टनरशिप की क्लास के बाद, एजिस की क्लास के बाद मिक्सचर एलिगेशन। ठीक है, हाँ। तो आज हम करेंगे मिक्सचर एलिगेशन पर कुछ अच्छे और कुछ बेहतरीन कंसेप्ट्स को तैयार। तो जितने बच्चे भी जुड़ चुके हैं जल्दी से एक बार कंफर्मेशन दो कि आप सभी को मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। ऑडियो वीडियो सब एकदम बिल्कुल क्लियर क्लियर। और आप सभी को भाई रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल दशहरा है तो कल आप लोगों की छुट्टी रहेगी क्लास की, इसलिए आज मन लगा के पढ़ लीजिए। ठीक है, कल दशहरे की छुट्टी रहेगी इसलिए आज हमारी क्लास आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। ठीक है, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन, सभी को गुड आफ्टरनून। देखो भाई, आज का हमारा जो लेक्चर नंबर 1 है वो मिक्सचर एलिगेशन का लेक्चर है, जिसमें मैं आप लोगों को सबसे पहले तो इस कंसेप्ट का एप्लीकेशन बताऊंगा। मतलब बहुत ही बेहतरीन अगर कोई कंसेप्ट मुझे पूरी अर्थमेटिक में लगता है तो वो एक अकेला कंसेप्ट है जिसका नाम है मिक्सचर एलिगेशन। क्योंकि ये अकेला एक ऐसा कंसेप्ट है ना जो अर्थमेटिक के अंक गणित के बहुत सारे चैप्टरों में आपको हेल्प करेगा, आपके टाइम को रिड्यूस करने के लिए और कहीं ना कहीं आप लोगों को बेसिकली इंप्रूवमेंट करने के लिए। ठीक है, बिल्कुल। तो आज के सेशन के अंदर हम बिल्कुल बेहतरीन तरीके से इसको कवर करने वाले हैं। तो मिक्सचर एलिगेशन का एक कंसेप्ट को आप लोगों को बिल्कुल बढ़िया तरीके से पढ़ाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि कल की क्लास में आप लोगों ने मेरे साथ एजिस वाले चैप्टर को कंप्लीट किया था और आज की क्लास में आप लोग मेरे साथ मिक्सचर एलिगेशन के कंसेप्ट को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखो एज का जितना मैंने पढ़ा दिया है मोर देन सफिशिएंट है। उससे ज्यादा अगर आपको कर रहा है तो आप बुक से प्रैक्टिस करते चलो। जितना आप लोग चीजों को प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया कि सर मिक्सचर एलिगेशन एक ऐसा कंसेप्ट है। अच्छा, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना आप लोग, क्योंकि टेलीग्राम पर आपको क्लास के पीडीएफ्स वगैरह इंफॉर्मेशन वगैरह टाइम टू टाइम आपको दे दी जाती है। ठीक है ना, हाँ। चलो देखो भाई, बाकी ये मैथ्स की बुक है भाई आप सभी बच्चों के लिए। जो बच्चे मैथ्स की बुक को प्रैक्टिस करना चाहते हैं ये फ्लिपकार्ट, अमेजन और हमारे पीडब्ल्यू स्टोर पर अवेलेबल है। आप इस बुक को कंसीडर कर सकते हैं अगर आपको नीड है, और अगर आपको नीड नहीं है तो आप जैसे मर्जी प्रैक्टिस करो, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। अब हम बात करेंगे सर अपने कॉन्सेप्ट की जिसका नाम है मिक्सचर एलिगेशन। सबसे पहले तो आप लोग मिक्सचर और एलिगेशन कंसेप्ट का बेसिक जान लीजिए। मिक्सचर और एलिगेशन का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है इस चीज को समझो। ठीक है, देखो मिक्सचर एलिगेशन का मतलब होता है जब दो चीजों को मिलाकर, अब आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए। मैंने आपको पहले भी बोला कि अब बातें कम करा करो। ठीक है, हाँ, ठीक है ना। देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि मिक्सचर एलिगेशन का मतलब होता है कि जब दो चीजों को मिलाकर एक नई चीज बनाई जाती है या दो वैल्यू को मिक्स कर कर एक नई वैल्यू बनाई जाती है, तो वहां पर मिक्सचर एलिगेशन के कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि आपके पास 20 रुपए पर केजी वाले कुछ राइस हैं और 20 रुपए पर केजी वाले राइस को आपको मिलाना है 30 रुपए पर केजी वाले राइस के साथ। 20 रुपए पर केजी वाले राइस को आपको 30 रुपए पर केजी वाले राइस के साथ मिलाना है और इनको मिलाकर आपकी जो इफेक्टिव कॉस्ट है, मान लो 27 रुपए पर केजी चाहिए आपको, तो दोनों को मिलाने पर जब एक नई कॉस्ट आपको मिल रही है, या फिर आप ये बोल सकते हैं दो चीजों को ऐड करने पर, दो चीजों को मिलाने पर एक नई वैल्यू आपको मिलती है, तो वहां पर मिक्सचर एलिगेशन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, हाँ। तो समझ में आया क्या बताया मैंने कि जब दो क्वांटिटी को मिलाकर एक नई क्वांटिटी बनाई जाएगी, या तो आप ऐसे समझ लो या आप इसको ऐसे समझ लीजिए
कि दो वैल्यू की इफेक्टिव वैल्यू एक सिंगल वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी, तो वहां पर मिक्सचर एलिगेशन का इस्तेमाल किया जाता है। अभी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा और चीजें। सबसे पहले 30 में से 27 को माइनस किया तो आपको मिला 3 रेशो, और यहां पर 27 में से 20 को माइनस किया तो आपको मिला 7 रेशो। तो किस रेशो में मिलाइए इनको? 3:7 में। किस रेशो में मिलाना है? 3:7 में। एक एग्जांपल और देता हूं, क्योंकि मैंने आपको ये बताया कि ये जो आपका कंसेप्ट है ना, ये काफी सारे चैप्टर में आपको हेल्प करता है। जैसे मान लो प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, अभी मैंने प्रॉफिट एंड लॉस आपको नहीं पढ़ाया, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस के कंसेप्ट में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि आपने कुछ वस्तुओं को 15% के लाभ पर बेचा और कुछ वस्तुओं को आपने 7% के लाभ पर बेचा, कुछ वस्तुओं को आपने 15% के लाभ पर बेचा, रिमेनिंग वस्तुओं को आपने 7% के लाभ पर बेचा, और पूरे ट्रांजैक्शन में, पूरे सौदे में आपको मान लो 10% का प्रॉफिट हो गया। पूरे ट्रांजैक्शन में आपको 10% का प्रॉफिट हुआ। तो पूरे ट्रांजैक्शन का मतलब इन दोनों की इफेक्टिव वैल्यू है ये। पूरे ट्रांजैक्शन का मतलब ये हुआ कि ये इन दोनों की एक इफेक्टिव वैल्यू है। तो अगर मैं 15 में से 10 को माइनस करूंगा तो 5 आएगा, और 10 में से 7 को माइनस करूंगा तो 3 आएगा। क्या आपको बात समझ में आई? बताइए। अब मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे छोटे भाई बहनों, मेरी बात को बड़े ध्यान से समझिएगा। मिक्सचर एलिगेशन में एक वैल्यू इससे बड़ी होती है और एक वैल्यू हमेशा इससे छोटी होती है। ऐसा इसलिए होता है कि ये जो बीच वाली वैल्यू है ना, वो कहीं ना कहीं इनकी मीन, कहीं ना कहीं इनका माध्य, कहीं ना कहीं इनका एवरेज वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। जैसे आपको इस एग्जांपल से अच्छे तरीके से समझ में आएगा, मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों हुआ। जैसे आपको दिख रहा है एक वैल्यू इससे बड़ी है और एक वैल्यू आपकी इससे छोटी है। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं है कि बड़ी वैल्यू इधर आए छोटी वैल्यू इधर आए, कहीं भी हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एक वैल्यू मान लो बड़ी इधर आ गई तो छोटी उधर होगी, तो ये बात समझना। अब देखो, जैसे मान लो आपने एक ट्रांजैक्शन की, एक कोई सौदा या कोई आपने व्यापार किया, उसमें आपका मैक्सिमम प्रॉफिट 15% का था और मिनिमम प्रॉफिट आपका 7% का था। अगर मैक्सिमम प्रॉफिट आपका 15% का है और मिनिमम प्रॉफिट आपका 7% का है, तो पूरे ट्रांजैक्शन में ना तो प्रॉफिट 15% से ज्यादा हो सकता है और ना ही प्रॉफिट आपका 7% से कम हो सकता है। तो इसीलिए मैंने एक ऐसी वैल्यू मानी है, अमित कुमार, ये वैल्यू मैंने मानी है कि 15% और 7% की कोई भी बीच की वैल्यू मैंने मान ली। ये एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको, ठीक है। अब देखो अगला पॉइंट, मान लो कि आपने क्या करा, आपने टाइम स्पीड डिस्टेंस का एक चैप्टर पढ़ा। क्या पढ़ा? टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। तो इसमें भी ये कंसेप्ट लगता है। मान लो एक कार है और एक ट्रेन है, ठीक है, एक कार और एक ट्रेन है। मान लो एक व्यक्ति ना अपनी दूरी को, आपने एक दूरी को मान लो कार से ट्रेवल किया 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, और ट्रेन से ट्रेवल किया रिमेनिंग दूरी को 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। मान लो एक व्यक्ति ने कुछ दूरी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल की और कुछ दूरी रिमेनिंग उसने 90 किलोमीटर की चाल से ट्रेवल की, और पूरे की पूरी यात्रा में उसकी जो एवरेज स्पीड आई, मान लीजिए वो आ गई आपके पास 75। पूरी की पूरी एवरेज स्पीड कितनी आ गई? 75 आ गई। तो पूरी एवरेज स्पीड बीच में रखेंगे ना। अब आप देख रहे हैं एक वैल्यू 75 से बड़ी है और एक वैल्यू 75 से छोटी है। भाई सीधी सी बात है, अगर पूरी यात्रा में मैक्सिमम स्पीड उसकी 90 थी और मिनिमम स्पीड उसकी 50 थी, तो एवरेज स्पीड कहीं ना कहीं इनके बीच में होगी। आपने देखा 90 में से 75 को माइनस किया 15, और 75 में से 50 को माइनस किया, 75 में से 50 को माइनस किया 25, 5 से काटोगे तो 5 दिया 15 और 5 पंजे 25। इतनी बात सभी को समझ में आ गई?
बोलो भाई, थोड़ा सा दिमाग में कुछ आया? थोड़ा सा दिमाग में कुछ आया सभी के? बोलिए, फटाफट से बोलो। आप बोलेंगे जी सर, थोड़ा बहुत हमारे समझ में आ गया, थोड़ा बहुत समझ में आ गया आपके। अब देखो, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है कि सर ये जो नीचे रेशो आ रहा है, ये जो रेशो आया, ये किस चीज का रेशो आएगा? 3 और 7 ये किस चीज का रेशो है? 3 और 5 ये किस चीज का रेशो है? 3 और 5 ये किस चीज का रेशो है? तो इस चीज को, बात को समझो, क्योंकि जब तक आपको ये बात नहीं पता होगी ना कि ये रेशो आ किस चीज का रहा है, तब तक आप कंपेयर नहीं कर पाओगे, तब तक आप तुलना नहीं कर पाओगे क्वेश्चन के अंदर। और अगर आप कंपेयर नहीं कर पाओगे, आप तुलना नहीं कर पाओगे, तो आप क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने में गलती करेंगे। तो अब मैं आपको बताता हूं कि जो रेशो है, रेशो किस चीज का आता है? तो रेशो आता है यूनिट की रिस्पेक्टिव वैल्यू का। किसका आएगा? यूनिट की रिस्पेक्टिव वैल्यू का रेशो आएगा। जैसे कई बार आपके सामने यूनिट होती है रुपीस पर किलोग्राम, कई बार यूनिट होती है रुपीस पर लीटर, कई बार आपके पास यूनिट होती है किलोमीटर पर आवर, कई बार यूनिट होती है आपके पास मीटर पर सेकंड, कई बार आपके पास यूनिट होती है एवरेज की। जैसे मान लो एवरेज, मैंने बोला एवरेज। अब एवरेज का मतलब होता है टोटल सम बटे टोटल नंबर, टोटल सम बटे टोटल नंबर, यानी कुल योग बटे कुल संख्या। अब बात को समझो, जैसे अभी एक बच्चा लिख भी रहा था, जैसे मैं आपको बोलूं, अब देखो कंफ्यूजन पता क्या होती है मेरे प्यारे भाइयों? कंफ्यूजन ये होती है, जैसे मैंने आपको बोला कि ये कार की स्पीड है और ये भी कार की स्पीड है, तो बच्चों को लगता है कि जो रेशियो आया ना वो स्पीड का आ गया, क्योंकि उनको ऐसा लगेगा कि सर स्पीड में से स्पीड को माइनस करेंगे, स्पीड में से स्पीड को माइनस करेंगे तो रेशियो स्पीड का आएगा। लग रहा होगा ना? सच बताना एक बार। लेकिन यही तो गलती आपकी होती है एग्जाम के अंदर, और जैसी ये गलती होगी आप तुरंत फंस जाएंगे पेपर में। तो रेशो किस चीज का आता है? रेशो आता है यूनिट की रिस्पेक्टिव वैल्यू का। जैसे रुपीस पर किलोग्राम, तो रेशो आएगा किलोग्राम का। रुपीस पर लीटर, तो रेशो आएगा लीटर का। किलोमीटर पर आवर, तो रेशो आएगा आवर्स का। मीटर पर सेकंड, तो रेशो आएगा सेकंड्स का। अब देखो सर, किलोमीटर पर आवर तो रेशो स्पीड का नहीं, रेशो आएगा टाइम का। बात समझ में आ गई? यही तो कहानी है बाबू, यही तो समझना है। जब तक नहीं समझोगे तब तक बात नहीं बनेगी। आई बात समझ में? अब देखो सर, 20 रुपए प्रति किलोग्राम, 30 रुपए प्रति किलोग्राम, तो रेशो किस चीज का आएगा? किलोग्राम का, यानी कि क्वांटिटी का, यानी कि क्वांटिटी का। आगे बात समझ में? ओहो, अब निकला ना मुंह से ओहो, ये बात है गुरुजी, ये बात अब समझ में आ रही है। अब जैसे मान लो कई बार क्या होता है, मान लो मेरी एक क्लास है, मेरी एक क्लास में इसमें कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं, ठीक है? तो इनका जो गर्ल्स और बॉयज का जो एवरेज मार्क्स है, मान लो मैंने बोला लड़के और लड़कियों का औसत अंक, औसत अंक, मान लो लड़कों का औसत अंक 70 है, लड़कियों का औसत अंक मान लो 120 है, और पूरी क्लास का औसत अंक मान लो 100 है, ठीक है? मैंने क्या बोला कि मेरी क्लास में कुछ लड़के और कुछ लड़कियां हैं, लड़कों का एवरेज 70 है, लड़कियों का एवरेज 120 है, और पूरी क्लास का एवरेज 100 है। तो अगर मैं रेशो बनाऊं तो यह आएगा 20 और यह आएगा 30। तो रेशो किस चीज का आ गया? 2 और 3 का। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में जब आधी अधूरी नॉलेज होती है ना,
तो उनको ऐसा लगता है कि ये रेशो आया एवरेज मार्क्स का। उनको ऐसा लगता है कि ये रेशो एवरेज मार्क्स का है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। एवरेज मार्क्स का रेशो थोड़ा ना बनेगा, है भाई। क्योंकि उनको ऐसा लगेगा ये एवरेज मार्क्स है, औसत अंक है, ये भी औसत अंक है, तो नीचे भी औसत अंक आएगा। लेकिन नहीं, एवरेज का मतलब होता है टोटल सम बटे में टोटल नंबर। तो ये जो रेशो आएगा वो आएगा बॉयज एंड गर्ल्स के नंबर का रेशियो। ठीक है दोस्तों, एक बार दिल बना के भेज दो कि सर क्या कंसेप्ट है, मतलब मजा आ जाता है आपकी क्लास के अंदर। बोलो भाई। भैया 10-12 साल हो गए हैं रगड़ते रगड़ते घिसते घिसते और बच्चों को रगड़ रगड़ के पढ़ाने में, तो समझ तो आएगा ही। अगर दिमाग लगाओगे, रेगुलर पढ़ोगे, क्लास में रेगुलर आओगे, हर एक बात को समझोगे, तो समझ में क्यों नहीं आएगा बताइए। अगर 10-12 साल पढ़ाने के बावजूद भी अगर आपको समझा ना पाए तो फिर क्या फायदा यार, है। बोलो, मजा आ गया? फटाफट से बताइए। ठीक है जी, मौज आ गई। चलो आइए, पहला क्वेश्चन आपके सामने। अब देखो तुम कैसे क्वेश्चंस के आंसर को उड़ाते चलते हो। उड़ाइए भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर बताइए सभी स्टूडेंट्स, उड़ाइए। ठीक है, देखो, किस अनुपात में 15 रुपए प्रति किलोग्राम गेहूं को 22 रुपए प्रति किलोग्राम के में मिलाएं। यानी कि 15 रुपए पर केजी वाले राइस को हम 22 रुपए पर केजी वाले राइस के साथ मिलाएं, ताकि पूरे मिश्रण की कीमत 20 रुपए हो जाए। और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है पेपर में, पता है आपको। जब भी मिक्सचर एलिगेशन का कंसेप्ट लगेगा तो एक वैल्यू आपको उसकी बड़ी दिखाई दे रही होगी और एक वैल्यू आपको छोटी दिखाई दे रही होगी। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, चीजों को पहचानना है। ठीक है, तो आपने बोला सर 22 में से 20 को माइनस करा, 2 रेशो, और 20 में से 15 को माइनस करा तो 5 रेशो। सर क्वेश्चन का आंसर 2:5 आ गया, ए ऑप्शन। ठीक है भाई, बोलो क्लियर है ना। अब देखो ये बात समझना, कुछ बच्चे 5:2 भी लगा रहे होंगे। बेटा समझो, 15 रुपए वाले को 22 रुपए वाले के साथ मिलाना है। पहले 15 है, बाद में 22 है, तो रेशो जो बना वो 2:5 का बना, तो 2:5 लगाइए। ठीक है, अब मेरी बात को समझो। रेशो किस चीज का आया? क्वांटिटी का आया है। रेशो किस चीज का आया है? क्वांटिटी का आया है, किलोग्राम का आया। और मिलाना क्या है? क्वांटिटी ही तो मिलानी है कि किस अनुपात में 15 रुपए प्रति किलोग्राम गेहूं को 22 रुपए प्रति किलोग्राम गेहूं के साथ मिलाया जाए। तो क्या मिलाओगे? क्वांटिटी मिलाओगे। तो रेशो क्वांटिटी का ही तो आ रहा है, क्योंकि रुपीस पर किलोग्राम है, ये भी रुपीस पर किलोग्राम है। तो रेशो रिस्पेक्टिव यूनिट का आता है। ठीक है, रेशो किस चीज का आता है? रिस्पेक्टिव यूनिट का आता है। पूरा क्वेश्चन समझा दिया गया है। मुझे 15 से 20 मिनट लगते हैं हर एक कंसेप्ट को बिल्कुल बढ़िया तरीके से पढ़ाने में। उसके बाद फिर आप लोगों की अपनी अपनी समझ और अपने अपने हिसाब से आप क्वेश्चन के आंसर को लगाते हैं। चलो भाई, अगला क्वेश्चन बताइए। करो भाई करो, शाबाश। फटाफट से सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन के आंसर को बताइएगा, क्या आंसर बनेगा। अच्छा, कुछ बच्चे ना क्या करते हैं,
पहले क्वेश्चन को देखते ही क्वेश्चन स्टार्ट कर देते पूछना कि सर ये क्वेश्चन इतना आसान पेपर में आता है क्या। भाई पेपर में तो हर तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अभी जब मैं धुआंधार क्वेश्चन कराऊंगा फिर तुम रोने लगोगे, तो पहले आराम आराम से पढ़ लो चुपचाप। देखो क्वेश्चन में कह रहा है 3 रुपए 20 पैसे प्रति किलोग्राम वाले गेहूं को 3 रुपए 70 पैसे प्रति किलोग्राम वाले गेहूं के साथ किस रेशो में मिलाएं ताकि पूरी कॉस्ट 3 रुपए 35 पैसे हो जाए। 3 रुपए 20 पैसे 70, 3.70 और इनको मिलाना है 3.35 के हिसाब से। तो अगर आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने पर ये 0.35 बचेगा, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने पर ये 0.15 आ जाएगा। भाई 0.35 में से 0.20 तो यानी 0.15, और ये यहां से 0.35, तो पॉइंट से पॉइंट हटेगा 2 डिजिट, 5 से काटोगे 5 सत्ते 35 और 5 तिया 15। बोलो अब सभी को समझ में आ गया अच्छे से ना। एकदम बिल्कुल झकास मामला। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखो लाभ और हानि मैंने आपको पढ़ाया नहीं है अभी, लेकिन आप प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाएंगे। देखो एक दुकानदार के पास एक व्यापारी के पास 45 किलोग्राम चावल है। कितने किलोग्राम चावल है? 45 किलोग्राम। इस 45 किलोग्राम चावल में से कुछ हिस्सा वो 4% के लाभ पर देता है और रिमेनिंग हिस्सा वो 9% के लाभ पर देता है। ठीक है, कुछ हिस्सा उसने 4% के लाभ पर दिया और कुछ हिस्सा उसने 9% के लाभ पर दिया, लेकिन पूरे ट्रांजेक्शन में उसे 7% का हासिल हुआ, यानी पूरे ट्रांजेक्शन में उसको 7% का लाभ हुआ। तो अगर मैं 9% में से 7% माइनस करूंगा तो 2 रेशो आ जाएगा, और 7 में से 4 को माइनस करूंगा तो 3 रेशो आ जाएगा। क्या हम सभी को ये बात समझ में आ रही है? अब देखो आपने बोला कि सर 9% के लाभ पर बेची गई मात्रा क्या है। सबसे पहले ये देखिए सर, 3 और 2 5, 3 और 2 5, इस 5 रेशो की वैल्यू टोटल 45 kg है, क्योंकि टोटल कितना था 45 kg था ना। तो 3 और 2 5, अगर 5 रेशो की वैल्यू 45 kg है तो 1 रेशो की वैल्यू 9 kg हो जाएगी। और अगर एक की वैल्यू 9 kg है तो 9% पर दिया गया 3 पार्ट है, 9% पर दिया गया 3 रेशो है। बोलो भाई, हो गया प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन सॉल्व। तो मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको यही तो बोला कि मुझे सबसे ज्यादा जो पसंदीदा कंसेप्ट है, एक्चुअली में ये ना कोई चैप्टर नहीं है, ये कंसेप्ट है। मिक्सचर एलिगेशन इज अ नॉट अ चैप्टर, इट इज अ कंसेप्ट। ये एक ऐसा कंसेप्ट है मेरे प्यारे भाइयों कि जो हर एक चैप्टर के अंदर कहीं ना कहीं लगता हुआ आपको मिलेगा। तो आगे आने वाले अर्थमेटिक सेक्शन के अंदर, अंक गणित के अंदर, अगर मैं कभी भी मिक्सचर एलिगेशन का इस्तेमाल करूंगा तो कोई भी बच्चा ये ना बोल दे कि सर ये क्या लगा दिया आपने, इसलिए इसकी सेपरेट क्लास करा रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, ध्यान से करना, नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर को बताइएगा। करिए।
ठीक है, देखो जितना आराम से पढ़ाया जा सकता है ना उतने आराम से पढ़ा रहा हूं, तुम चुपचाप पढ़ो बस एक बार। और जिनकी दिमाग थोड़ा कम चलता है वो स्क्रीन पे ध्यान रखो बस। एक दुकानदार के पास 50 किलोग्राम चावल है। एक दुकानदार के पास 50 किलोग्राम चावल है। कुछ चावल उसने 10% के लाभ पर दिए। ठीक है, कुछ चावल उसने 10% के लाभ पर दिए और बाकी के चावल उसने 5% के लॉस यानी कि 5% की हानि पर दिए। भाई एक बात समझो कि सर लॉस के लिए जो होता है ना लॉस, उसके लिए माइनस साइन लगाते हैं। और यही इस क्वेश्चन में आपको समझना है। भाई प्रॉफिट के लिए तो प्लस साइन होता है लेकिन लॉस के लिए माइनस साइन होता है। और अगर जिस बच्चे ने लॉस में माइनस साइन को इग्नोर कर दिया वो इस क्वेश्चन को गलत कर देगा पेपर में। अभी मैं बताऊंगा आपका आंसर क्यों गलत हो रहा है। तो आपने बोला प्रॉफिट के लिए 10%, लॉस के लिए माइनस, और पूरे ट्रांजेक्शन में उसे 7% का प्रॉफिट हुआ। अब देखो 10 में से 7 को माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। और यहां समझना 7 में से जब माइनस के 5 को करोगे तो माइनस माइनस प्लस ये बनेगा 12। और यही गलती करते हैं बच्चे, वो 7 में से 5 को माइनस करके 2 लिखते हैं और 10 में से 3 इसको माइनस करके 3 लिखते हैं, इसलिए आंसर गलत हो जाता है। आपने भी ये गलती की होगी लेकिन अगली बार से गलती मत करना भाई। तो रेशो कितना बनेगा 4:1 का, 4:1 का। अब आप यहां पर बोलेंगे सर टोटल 4 और 1 5, 5 रेशो की वैल्यू टोटल 50 kg है तो 1 रेशो की वैल्यू क्वेश्चन में 10 kg हो जाएगी। ठीक है, 10 kg बनेगी। 5% के लॉस पर बेचा गया एक पार्ट है तो आपको एक पार्ट की तो वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये वाली वैल्यू निकालनी है। बोलो, समझ में आ गई बात? देखो जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने देखा कि सर ये भी प्रॉफिट था ये भी प्रॉफिट था, 4% का लाभ 9% का लाभ, तो प्लस प्लस लिखा। लेकिन यहां पर आपने देखा कि सर 10% का लाभ और 5% की हानि, 10% का लाभ और 5% की हानि, तो इसीलिए यहां पर माइनस साइन को लगाया गया है। क्लियर? चलिए भाई बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है सभी को एकदम, दिन बन गया एकदम, है ना? ये लो एक और क्वेश्चन कराता हूं प्रॉफिट एंड लॉस का। हाँ जी, लॉस हो तो माइनस किया जाता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। करिए भाई अगला क्वेश्चन बताइएगा। दिल गार्डन गार्डन हो गए। चलो देखो, आपको कह रहा है कि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 15,500 है। एक वस्तु को 23% की हानि पर और दूसरे को 27% के लाभ पर बेचा गया है। एक वस्तु को 23% की हानि पर और दूसरे को 27% के लाभ पर बेचा गया है। तो एक को बेचा गया 23% की हानि पर, हानि के लिए माइनस साइन, और एक को बेचा गया 27% के लाभ पर, तो लाभ का मतलब प्लस साइन। और पूरे सौदे में ना तो लाभ हुआ ना हानि हुई। अब इस बात को समझ लो, पूरे ट्रांजेक्शन में ना तो प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। अगर उसे पूरे ट्रांजेक्शन में ना तो प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ तो क्या 0% रख सकते हो? ना तो लाभ हुआ ना हानि हुई। तो इस बात को दिमाग में सेट कर लो कि जब पूरे लेन देन में ना तो लाभ हो ना हानि हो तो हमेशा 0 रख देंगे आप लोग। अब देखो 27 में से 0 को माइनस करोगे तो 27 ही आएगा, और 0 में से माइनस करोगे माइनस के 23 को तो ये प्लस का आ जाएगा। तो ये रेशो बन गया आपके सामने।
27 और 23 का रेशो बन गया भाई। क्या बन गया? 27 और 23 का रेशो। राहुल बार बार लिख रहे हैं सर मैं बहुत पीछे हो गया हूं। बेटा तुम आज भी पीछे हो जाओगे, बताऊं क्यों? कि बहुत दिन के बाद तो तुम क्लास में आए हो और आज भी तुम यही कमेंट रोए जा रहे हो। पढ़ लो चुपचाप और पुरानी क्लास को रिवाइज कर लेना, ठीक है? इधर देखो, अब टोटल 27 और 23 का सम कितना बनेगा? 50। और 50 की वैल्यू होगी क्वेश्चन में 15,500। तो एक जीरो से एक जीरो कटेगा, तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आ रही है? 310। एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई? 310 आ गई। अब समझना आंसर क्या निकालना है। 23% की हानि पर बेचे गए लेख का मूल्य बताइए। तो 23% की हानि पर जो बेचा गया उसका रेशो कितना आ रहा है? 27 आ रहा है। तो आपको 27 की वैल्यू निकालनी है। एक रेशो की वैल्यू 310 है, तो 27 की वैल्यू 27 से कम 27 बचेगा दो, 27 थे 81 और 2 83, और पीछे लग जाएगी जीरो। तो राइट आंसर बनेगा 8370, बी ऑप्शन। बेटा कुछ बच्चे सी निकाल रहे हैं। आपको 23 से गुणा नहीं करना, आपको बोला गया 23% की हानि पर, तो 23% की हानि पर बेची गई ये 27 रेशो है। इसका आंसर निकालिए। इसके नीचे इसका रेशो, इसका नीचे इसका रेशो, ठीक है? पेपर में दोनों ऑप्शन मिलेंगे आपको, आप टेंशन मत लो। एग्जामिनर आपको फंसाने के लिए वो सारे ऑप्शन रखेगा पेपर में। बोलो भाई, क्लियर हुआ कि नहीं? बताइए, समझ में आ गई बात? क्लियर एकदम? तो ये है असली मामला, डन डनाडन डन वाला। हाँ, आगे बढ़ते हैं। और अब मैं आपको जादू दिखाता हूं, जादू। अब तुम्हें ऐसा जादू दिखाऊंगा। देखो, आप लोगों ने रेशियो एंड प्रपोर्शन में मेरे साथ इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग्स वाले क्वेश्चंस किए होंगे, है ना? रेशियो प्रपोर्शन में आपने मेरे साथ जीरो, क्या बोल रहे हो, जीरो वाला कंसेप्ट। बेटा जीरो वाला कंसेप्ट क्या है? अगर आपको पूरे सौदे में ना तो लाभ हुआ ना हानि हुई, तो जीरो ही तो हो गया। कैसी कैसी बातें कर रहे हो? अब देखो, रितु का खर्च और बचत का अनुपात 5 और 2 का है। अगर उसकी इनकम को 12% से बढ़ा दूं और खर्च उसका 14% से बढ़ा दूं, तो उसकी बचत में कितना प्रतिशत वृद्धि होगी आपको बताना है। बेटा रेशो कभी नेगेटिव नहीं आता, ये बात ध्यान रख लो विशाल। इसलिए हमेशा पॉजिटिव बनाइए रेशो को। रेशो को क्या बना के रखेंगे? हमेशा पॉजिटिव बना के रखेंगे। चलो अब देखो, मैंने आपको रेशियो एंड प्रपोर्शन के अंदर इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग्स वाली प्रॉब्लम बताई हुई है। रेशियो प्रपोर्शन के अंदर मैंने आपको जो है ये कंसेप्ट पढ़ाया हुआ है। अब आप देखेंगे, मैंने आपको बोला मिक्सचर एलिगेशन का कंसेप्ट वहां लगता है जहां पर दो चीजों को जोड़ने पर, जहां पर दो चीजों को जोड़ने पर एक नई चीज बनती है। तो इनकम बराबर में एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स होता है, यानी कि आय बराबर खर्च प्लस बचत होता है। भाई इनकम बराबर में एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स होता है, यानी कि आय बराबर खर्च प्लस बचत होता है। ये बात हमको पता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं अगली बार से जब भी मेरे पास इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग्स का क्वेश्चन आएगा, तो मैं मिक्सचर एलिगेशन का इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि मुझे अपने टाइम को बचाना है। मुझे पेपर में टाइम को बचाना है, ठीक है? हाँ, तो रितु का एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का रेशियो 5 और 2 यानी 5:2 का है। तो एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स का रेशियो कितना है? 5:2, यानी कि खर्च और बचत का अनुपात 5 और 2 का है। अगर उसकी इनकम 12% से बढ़ रही है, अगर उसकी इनकम 12% से बढ़ रही है और उसका खर्च 14% से बढ़ रहा है, तो उसकी सेविंग्स में कितना परसेंट का इंक्रीमेंट होगा ये आपको बताना है भाई। समझ में आया पूरा का पूरा क्वेश्चन? बोलो, पूरा क्वेश्चन समझ में आया? बोलो। अब देखो जरा, सर एक वैल्यू इससे बड़ी है तो दूसरी वैल्यू इससे छोटी होगी। अब आपको हर एक बात बिल्कुल क्लियर होती चलेगी कि मैं क्यों छोटी छोटी बातों को बार बार कॉन्सेंट्रेट करके समझा रहा हूं।
आपने यहां पर देखा कि 14 में से 12 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। भाई 14 में से 12 को माइनस करा 2 आया। सर 2 रेशो की वैल्यू क्वेश्चन में 2 है। अगर 2 की वैल्यू 2 है तो बाबू 5 की वैल्यू 5 नहीं होगी? बोलो। अगर 2 रेशो की वैल्यू 2 है तो 5 की वैल्यू 5 बनेगी। और अगर ये वैल्यू इससे छोटी है तो 12 में से 5 माइनस करो, आंसर आ गया 7%। ये देखो भाई क्या जबरदस्त कंसेप्ट है, एकदम खतरनाक, जिसको बोलते हैं घातक तरीका। बोलो भाई मजा आया कि नहीं आया, फटाफट से बताइए। बोलो क्लियर है कि नहीं? बताइए भाई, समझ में आ गई बात या नहीं आई? थम इंप्रेशन देके बताओ जरा एक बार, थम इंप्रेशन देके बताइए जी सर बिल्कुल बात समझ में आ गई है। तो अगली बार से कभी भी अगर आपके सामने आय खर्च और बचत, इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का क्वेश्चन आए तो एलिगेशन मेथड से निपटाना उसको। एक क्वेश्चन और दूं करने के लिए, बताओ? एक क्वेश्चन और दे दूं? चलो भाई करो, एक क्वेश्चन और देता हूं आप लोगों को, उड़ाइए। हाँ एक क्वेश्चन और देता हूं आपको, चलो देखो। तो यहां पर सीता है, सीता आजकल वैसे ही रामलीला चल रही है, तो सीता तो आएगी आएगी भाई। तो सीता का खर्च और बचत का अनुपात कितना दिया गया? 5 और 3 का। सीता का खर्च और बचत का अनुपात आपको दिया गया है 5 और 3 का। अगर उसकी इनकम 15% से बढ़ जाए, खर्च उसका 9% से बढ़ जाए, तो बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी आपको बताना है। बताइए। एक बच्चा बार बार कह रहा है क्वेश्चन को इंग्लिश में रीड करिए। भाई तुम नहीं पढ़ सकते क्या? तुम एक टीचर से कितनी ज्यादा उम्मीद रखते हो कि वो क्वेश्चन हिंदी में भी पढ़े, फिर वो क्वेश्चन इंग्लिश में भी पढ़े, फिर वो उसका सॉल्यूशन भी बिल्कुल बढ़िया तरीके से कराए, ठीक है, फिर आपका अगर कोई वर्ड मैंने लिख दिया तो उसको भी हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखे, और फिर तुम्हें क्लास के अंदर कम से कम भी 20-15 क्वेश्चन भी चाहिए। कैमरे से बाहर निकाल के और 360 डिग्री घुमा दूंगा और दोबारा वहीं बैठा दूंगा। आई बात समझ में? हद हो गई है, पढ़ाने दे नहीं रहे हो। इंग्लिश में पढ़ो, हिंदी में पढ़ो, चाइनीज लैंग्वेज में पढ़ दूं, चाइनीज में चिंग पो इंग पो है, चिंगो पो को शो पो शो पो नो पो है है भाई। चलो तुम्हें चाइनीज लैंग्वेज में पढ़ के दिखाता हूं। इंगे सिंगो शो पो सिंग पो शो पो टोंग पो शी सिंग पो सो। अब बताइए क्या आंसर बनेगा, बोलो भाई। अब तुम्हारे लिए बढ़िया मामला, ये यही चाहिए तुम्हें। तुम तुम रेलवे की तैयारी और जीडी की तैयारी करने वाले जो बच्चे जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो चाइना के बॉर्डर पे जाके तुम्हारी नौकरी लगाऊंगा मैं। करो। अब देखो इधर ध्यान से। सर 15 से एक वैल्यू छोटी है तो अगली वैल्यू 15 से बड़ी होगी, क्योंकि एलिगेशन में एक वैल्यू छोटी होती है, दूसरी वैल्यू बड़ी होती है। अब देखो, अगर आपने 15 में से 9 को माइनस किया तो भाई 6 बनेगा। तो आपने बोला सर 3 की वैल्यू अगर 6 है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2 का है, तो अगर मैं इसको भी 2 से गुणा कर दूं तो यह 10 आना चाहिए, क्योंकि अगर इसको 2 से गुणा करके 6 बनेगा तो 5 को 2 से गुणा करके 10 बनेगा। तो 15 में 10 को जोड़ दीजिए क्योंकि बड़ी वैल्यू है, तो 15 में 10 को जोड़ेंगे 25% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप इस चीज को समझो,
मैं किस लेवल पे क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं। हिंदी इंग्लिश को छोड़ो भाई, आपको मेरी भाषा समझ में आ रही है? हैं? तुम कोई इंग्लैंड की क्लास के अंदर बैठे हो क्या, या तुम लंदन के अंदर बैठे हो कि पूरी क्लास इंग्लिश में पढ़ाऊंगा तुम्हें? पढ़ लो, समझ लो, कंसेप्ट समझ लो। इतना आसान क्वेश्चन बताओ, अब इससे आसान तरीका उपलब्ध नहीं है। 25% इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये बताइए, अगला क्वेश्चन करो फटाफट से, शाबाश। करो करो करो, शाबाश। करो भाई, करो करो। देखो भाई, गोल्ड जो है ना, गोल्ड, जो गोल्ड है वो पानी से 19 गुना भारी है, यानी कि पानी के कंपैरिजन में 19 गुना भारी है। और जो कॉपर है वो पानी से 9 गुना भारी है। और किस अनुपात में इनको मिलाऊं ताकि मिश्रण जो है 15 गुना भारी हो जाए, ताकि मिश्रण जो है वो 15 गुना भारी हो जाए। तो मिश्रण यानी कि बीच में 15 रखेंगे ना। अब देखो, 19 में से 15 को माइनस किया सर 4 रेशो, और 15 में से 9 को माइनस किया 6 रेशो। बोलो भाई, तो ये सब चीजें आप लोगों को अपने दिमाग में सेट रखनी है कि एलिगेशन मेथड से कैसे क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ाया जाएगा। 3:2, बी ऑप्शन। बोलो, क्लियर हो गया? चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ और क्वेश्चन की तरफ ले जाते हैं। ठीक है, चलिए शाबाश। देखो, एक मिश्रण में कुछ मात्रा मिल्क की है 35 लीटर, जिसमें पानी है, और उसकी कॉस्ट 2 रुपए पर लीटर है। अगर शुद्ध दूध की कीमत, देखो जो मिल्क की कीमत है वो कितनी है, 12 रुपए। भाई पानी की कीमत जो है, मिल्क की कीमत है 12 रुपए पर लीटर। मिल्क की कीमत है 12 रुपए पर लीटर। और अब इस बात को समझना, ध्यान रखना भाई, कि जो पानी की कीमत होती है ना, पानी की कीमत, पानी की कॉस्ट हमेशा 0 रुपए होती है। ये क्वेश्चन में आपको मिलेगा नहीं, इसलिए इस चीज को मैंने अलग से ब्रैकेट में डाल के समझा दिया है कि कभी भी किसी मिश्रण में अगर आपको पानी मिलाना है, कभी भी किसी मिश्रण में अगर आपको पानी मिलाना है, तो पानी की जो कॉस्ट होती है ना, वो हमेशा 0 रुपए ली जाती है, पानी की कोई कॉस्ट नहीं होती है। इसलिए ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगर आप इस क्वेश्चन को पहले करके जाएंगे एग्जाम से पहले, तो आप आराम से कंफर्टेबल तरीके से इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने नोट बना के लिख दिया है। तो शुद्ध दूध की कीमत कितनी है, 12 रुपए पर लीटर। पानी की कीमत हमें ध्यान रखनी है कि 0 रुपए पर लीटर होती है। और पूरे मिश्रण की कीमत 2 रुपए पर लीटर है, जो कि स्टार्टिंग में बोला गया है। समझ पा रहे हैं सभी? अब देखो भाई साहब, सर 12 में से 2 को माइनस करेंगे 10 रेशो, और 2 में से 0 को माइनस करेंगे तो 2 रेशो। तो कितना बनेगा, 1:5 का। 1:5 बने, और ये रेशो किस चीज का आएगा सर? रेशो आएगा रिस्पेक्टिव यूनिट यानी कि लीटर का। तो ये रेशो लीटर का आ रहा है। अब आप ये बोलिएगा कि सर यहां पर जो पानी है वो कितना है, 35 लीटर। पानी कितना है, 35, यानी कि इस 5 की वैल्यू क्वेश्चन में 35 लीटर है कि नहीं? भाई रेशो जो वाटर का आया वो 5 रेशो आया है, और
5 रेशो की वैल्यू क्वेश्चन में 35 लीटर है। अगर 5 रेशो की वैल्यू क्वेश्चन में 35 लीटर है तो 1 रेशो की वैल्यू क्वेश्चन में 7 लीटर हो जाएगी। बोलो, 1 रेशो की वैल्यू 7 लीटर बनेगी ना। और मिल्क कितना है, 1 रेशो में है, तो आंसर क्या बनेगा, 7 लीटर। बोलो, सभी को बात समझ में आ गई अच्छे से। इसीलिए मैंने बोला था कि जब तक आप रेशो नहीं पहचान पाओगे तब तक आप कंपेयर नहीं कर पाओगे, और अगर आप कंपेयर नहीं कर पाओगे तो फिर आप क्वेश्चन के आंसर को पेपर में गलत लगा के आओगे। इसीलिए मैंने बताया था कि रेशो हमेशा रिस्पेक्टिव यूनिट का आता है, तो ये रेशो आया लीटर का। ठीक है, पूरी क्लास बढ़िया तरीके से रिवाइज करना। कल आपकी छुट्टी है, संडे को भी छुट्टी होगी, तो मंडे तक बढ़िया तरीके से अपनी पुराना बैकलॉग यानी जो जो क्लास आपने अटेंड नहीं की है उनको रिवाइज करके आइएगा। चलो भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए सभी बच्चे, करो शाबाश। विशाल, हो जाएगा भाई, हो जाएगा, क्यों परेशान हो रहे हो, आप पढ़ते चलो बस। हो जाएगा भाई विशाल, क्यों परेशान हो रहे हो। एक मिश्रण है जिसमें कुछ क्वांटिटी मिल्क की 20 लीटर वाटर के साथ 90 पैसा पर लीटर है। शुद्ध दूध की कीमत 108 है। चलो भाई, ये भी क्वेश्चन उसी तरीके का मैंने दिया है ताकि आप बात को समझ पाए। मिल्क और वाटर, शुद्ध दूध की कीमत 90 पैसा पर लीटर, पानी की कीमत 0 पैसा पर लीटर। ठीक है, सॉरी, शुद्ध दूध की कीमत 108 है। शुद्ध दूध की कीमत 108 है भाई, बोला गया ना। प्योर मिल्क जो है, शुद्ध दूध 108 है, तो आप उड़ा देंगे इस चीज को। ठीक है, चलो देखो, आपने बोला मिल्क की कॉस्ट 108 पैसा पर लीटर, पानी की कोई कॉस्ट नहीं होती। ये बात मैंने आपको यहां पर लिख के दिखा दी है, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, और पूरे मिश्रण की कीमत कितनी है, 90 पैसा पर लीटर। तो भैया माइनस माइनस करके आंसर बढ़ा, 108 में से 90 को माइनस करा 18, और 90 में से इसको माइनस किया तो 90 बना। रेशो कितना बना, 5:1 का, 5:1 का रेशो आ गया, 5:1 का रेशो आ गया। अब ये कह रहा है मिल्क कितना है, 20 लीटर, सॉरी 20 लीटर ऑफ वाटर, यानी कि इस एक रेशो की वैल्यू क्वेश्चन में 20 लीटर है। यानी पानी कितना है, 20 लीटर, यानी कि एक की वैल्यू 20 है, और अगर एक की वैल्यू 20 है तो इसको भी 20 से गुणा करेंगे, तो जो मिल्क है वो कितना बनेगा, 100 लीटर का। बी ऑप्शन, दिस इज द करेक्ट आंसर। दिस वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस वंडरफुल सा प्यारा सा क्वेश्चन। बोलो भाई, सभी बच्चों को समझ में आ गया मिक्सचर एलिगेशन का कंसेप्ट क्या होता है। ठीक है, तो आज मैंने आप लोगों के लिए मिक्सचर एलिगेशन के जो बेसिक और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनको मैंने डिस्कस किया है। अब मैं मंडे को ना एक क्लास और करूंगा मिक्सचर एलिगेशन की, जिसमें थोड़े बेहतरीन लेवल के क्वेश्चंस को मैं कवर कराऊंगा। इसलिए आप सभी प्यारे दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को रिवाइज कर लेना, और अगर आपके पास कोई किताब विताब है आपके पास तो उस चीज को आप लोग अपना रिवीजन की फॉर्म में जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को जब मंडे को मैं मुलाकात करूंगा तो आप लोग मिक्सचर एलिगेशन के कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझ सकें। ठीक है, तो ये हमारा मिक्सचर एलिगेशन की एक बहुत ही अच्छी सी क्लास मैंने आपको कंप्लीट कराई है, और अगली क्लास में हम एक सेकंड क्लास करेंगे। तो आप सभी मेरे प्यारे दोस्तों को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल आप दशहरे के फेस्टिवल को अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करें, आज आप नवमी को बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करें, फिर हम मंडे को आप लोगों से मुलाकात करेंगे। एंड क्लास अगर अच्छी लगी हो तो रेटिंग वेटिंग जम के कर दिया करो। ठीक है, और बाकी बढ़िया तरीके से पढ़िए, हम आपके साथ अंतिम तक बने रहेंगे। और आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि अगर मुझे कोई भी एक्स्ट्रा आपको चीजें प्रोवाइड करनी है तो टेलीग्राम के थ्रू ही आप लोगों तक मिल पाएगी। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू।